इसमें हम लोग शुरू करेंगे आज जटिल उत्तक, है ना। अस्थायी उत्तक का दूसरा प्रकार। जटिल उत्तक जो होता है वो क्या चीज होती है? तो जटिल उत्तक जो है एक ऐसा उत्तक होता है या कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में अलग अलग होती है। आयताकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है। आकार अलग हो सकता है, काम भी अलग हो सकता है, लेकिन इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है और जो विकास का तरीका होता है वो एक होता है। ठीक है, ऐसे उत्तक को हम क्या कहेंगे? जटिल उत्तक। लास्ट वीडियो में कल समझा दिया था मैंने, कल जब लाइव क्लास ली थी, ठीक है, कि हम लोग किसे जो है जटिल उत्तक बोलेंगे। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी जो सारी कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति अलग होती है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है जो वो भी अलग होता है, लेकिन उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है। इसे विषमांगी उत्तक भी कहते हैं। विषमांगी उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जटिल उत्तक जो है वो दो प्रकार का है पादप के अंदर। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है जल संवहन का काम करता है, यानी जल को जो है किसी भी प्लांट के जो जड़ होती है उस जड़ से ऊपर पत्तियों तक जो पहुंचाने का काम है जल को, वो कौन करता है? जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम, है ना, साउंड सेम सी आती है। फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको नीचे तक यानी जड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। संवहन करना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, तो संवहन करने का काम करता है। अब ये जो जाइलम वर्ड है और जो फ्लोएम वर्ड है वो सबसे पहले नेगेली के द्वारा दिया गया था। नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि किसने दिया था, तो नेगेली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग फ्लोएम तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोगों को क्या पढ़ना है? जाइलम पढ़ना है। तो जाइलम को हम लोग देखते हैं। जाइलम जो है उत्पत्ति के आधार पर, देखो जाइलम, एक चीज और बता देती हूं कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कंबाइंडली क्या करते हैं? संवहन उत्तक जो होता है यानी ट्रांसपोर्ट करने वाले जो उत्तक होता है उसका निर्माण करता है। ट्रांसपोर्ट किसका होता है? जल का कर रहा है, और किसका कर रहा है? भोजन का कर रहा है। तो संवहन उत्तक का निर्माण करता है। और ये जाइलम और ये फ्लोएम अगर साथ में है, जुड़े हुए हैं, तो इस संरचना को कहेंगे संवहन पूल। आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ब्रीफली, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जब साथ में होते हैं तो संवहन पूल का निर्माण करते हैं। अदरवाइज दोनों साथ में जिस उत्तक का निर्माण करते हैं जाइलम और फ्लोएम मिलकर, उसे हम संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? संवहन उत्तक का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम जाइलम को। तो जो जाइलम होता है उत्पत्ति के आधार पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीय जाइलम के नाम से हम इसे जानते हैं। किससे उत्पत्ति होती है? प्राथमिक जाइलम का निर्माण प्राक एधा से होता है और द्वितीय जाइलम का निर्माण संवहनी एधा से होता है। ये टर्म अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन कि प्राथमिक जाइलम का निर्माण किससे होता है और द्वितीय जाइलम का निर्माण किससे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना। बाकी जब आप इसको समझोगे तो हम इसकी द्वितीय वृद्धि वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे अभी एनाटॉमी का, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं यहाँ पे एक नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि संवहनी एधा और प्राक एधा। प्राक एधा मतलब वो एधा जो प्राक भ्रूणीय अवस्था में क्या जो भ्रूण होता है उसके अंदर निर्मित होती है। संवहनी एधा संवहन पूल के बीच में पाई जाने वाली एधा होती है। इसको हम लोग आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, बट मैंने जस्ट नॉलेज के लिए लिखा है यहाँ पर। फिर देखो प्राथमिक द्वितीय जाइलम में इसको डिवाइड किया। प्राथमिक जाइलम को फिर से क्या किया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आदिदारूप और फिर दूसरा होता है अनुदारूप। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये नाम ज्यादा याद रहेंगे, ठीक है। प्रोटोजाइलम का निर्माण पहले होता है और मेटाजाइलम का निर्माण बाद में होता है। यानी प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का है, जो पहला बनेगा वो कहलाएगा प्रोटोजाइलम और ऐसा प्राथमिक जाइलम जो बाद में बनता है वो कहलाएगा मेटाजाइलम। तो ये जाइलम के क्या हो गए? प्रकार।
अब जाइलम जो होता है उसको उसका निर्माण जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर होता है। कौन कौन सी कोशिकाएं इसका निर्माण करती है? पहली होती है वाहिनिकाएं, दूसरी होती है वाहिकाएं, वाहिनिकाओं को कहा जाता है ट्रैकिड्स, ठीक है, वाहिकाओं को कहा जाता है वेसल्स, समझ आ रहा है। फिर जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, इन 4 भागों से मिलकर यानी 4 तरीके की कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? जाइलम का निर्माण होता है। पहला होता है वाहिनिकाएं, दूसरा होती है वाहिकाएं, फिर होता है जाइलम तंतु और जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। वेरी गुड, है ना, ये 4 प्रकार होते हैं। अब इम्पोर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है, 1 नंबर का आपको भी पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में से मृत कोशिका का नाम बताइए या जीवित। तो मृत यानी वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु मृत होती हैं, मतलब इनके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है और इन कोशिकाओं की सतह पर लिग्निन का क्या होता है? जमाव होता है। तो ध्यान रखना, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु, ठीक है, दृढ़ोतक तंतु ही है ये, जो दृढ़ोतक हमने कल उत्तक पढ़ा था, है ना, लाइव क्लास में। तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु जो होते हैं मृत होते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य उसमें नहीं पाया जाता। सिर्फ एक कोशिका ऐसी होती है जो जीवित होती है, जो जाइलम मृदुतक होती है, भोजन निर्माण का काम करती है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए जीवित ही होगी। तो ये नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है जीवित तत्व होता है जाइलम का, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ये 3 तो मृत है और एक मृदुतक जो है, ठीक है, वो क्या है? जीवित है, मतलब इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। जीवित होगा तभी तो भोजन बना पाएगी बेटा, है ना, तो इसीलिए। फिर उसके बाद है, यहाँ पर देखो वाहिनिकाएं जो होती है वो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 9th के अंदर, अगर नाम सुने होंगे, थेलोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी थेलोफाइटा, फिर आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है अनावृत बीजी और आवृत बीजी और आवर्त बीजी। हाँ, आवर्त बीजी। हाँ, तो आवृत बीजी की विशेषता होती है कि इसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर ढके रहते हैं, अनावृत बीजी में नहीं ढके रहते। आ रही बात समझ में? तो वाहिनिकाएं जो हैं वो टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी तीनों में पाई जाएगी, तीनों कैटेगरी के प्लांट्स में मिलेगी। आ रही बात समझ में? लेकिन ये जो वाहिकाएं होती है वो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटा के जाइलम में नहीं पाई जाती। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किन पादपों की जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। तो किसमें नहीं होती? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट के जो जाइलम होते हैं उनमें क्या नहीं होती? वाहिकाएं नहीं होती, एब्सेंट होती है। वाहिनिकाएं नहीं होती। हाँ, वाहिनिकाएं तो तीनों में होगी। देखो, ब्रायोफाइट्स के अंदर तो होते ही नहीं है समन उत्तक, यानी जाइलम फ्लाइम होते ही नहीं है। जो जाइलम और फ्लाइम की उत्पत्ति होती है वो कौन सी कैटेगरी से होना शुरू होती है? टेरिडोफाइट जो पादप जन्मे थे तब से समन फूल यानी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर अनावृत बीजी और आवृत बीजी में देखते हैं तो वाहिनिकाएं जो है वो तो क्या होगी? इन तीनों के अंदर उपस्थित होगी, लेकिन वाहिकाएं जो है वो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं होगी, सिर्फ किसमें होगी? आवृत बीजी में होगी। तो ये आपका नीट में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको माइंड करके रखना। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको इन फ्यूचर आपके काम में आएंगे। अगर आप कोई जनरल एग्जाम भी दोगे कॉम्पिटेटिव, तो वहां पर भी ये आपका जो टिश्यू वाला जो चैप्टर होता है, उत्तक वाला जो चैप्टर है वो आता है जनरल साइंस में, क्योंकि हम 9th और 10th के अंदर पढ़ते हैं ये चैप्टर। समझ में आ गया? तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 तत्व आप देख रहे हो, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, है ना, इन 4 तत्वों में क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है इन कोशिकाओं की, ठीक है। तो इन विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस 4 तत्वों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अभी तक जितना पढ़ाया समझ आ गया? यस और नो? आ गया? यस। ओके बेटा,
हाँ, अभी देखो हम लोग नेक्स्ट जो चार तत्व है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखो, पहला तत्व जो है जाइलम का, वो है हमारा वाहिनिकाएं। जाइलम का पहला तत्व है वाहिनिकाएं, ठीक है। ट्रैकिड्स कहा जाता है, इंग्लिश में अगर बुक में नाम दिया हो तो समझ जाना। फर्स्ट तत्व यही है हमारे जाइलम का। तो देखो इसकी क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये एडवांस नहीं होती, यानी इतनी अधिक विकसित नहीं होती, आदिम माना जाता है इनको, एडवांस नहीं है, ठीक है। अब इनकी संरचना अगर आप देखते हो तो इस तरीके से लंबी लंबी नुकीलाकार संरचना होती है, समझ आया। फिर उसके बाद इनके ऊपर किसका जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, लिग्निन का जमाव। लिग्निन होते ही ये क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, यानी कोशिका द्रव्य इसके अंदर नहीं होता। तो मृत कोशिकाएं हैं, लिग्निन का जमाव होता है और इसके अंदर इसकी कोशिका भित्ति में गर्त पाए जाते हैं, खड्डे पाए जाते हैं, जो कि किस प्रकार के होते हैं, परिवेशित प्रकार के होते हैं। परिवेशित प्रकार के और सरल गर्त में मैंने अंतर बताया था कि ये अगर गड्ढा है और इसके ऊपर इस तरह से कोई कवर जैसी स्ट्रक्चर है, तब तो ये कहलाएगा क्या, यानी इधर से इधर प्राणी वगैरह ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये जो कवर है, अगर इस गड्ढे के चारों ओर आवरण पाया जाता है, तब तो ये कहलाएंगे परिवेशित गर्त। लेकिन अगर ये खड्डा है और ये सीधा है, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये भित्ति है और इस गड्ढे के यहाँ कोई आवरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल गर्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि वाहिनिकाओं में कौन से गर्त पाए जाते हैं बेटा, परिवेशित, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इन गड्ढों पे मिलेगी, यानी यहाँ से ऐसे मोटे मोटे इस तरीके के होंगे। तो परिवेशित गर्त जो होता है वो पाए जाते हैं। लिग्निन के जमाव के कारण इनकी ये जो गुहा है, मतलब ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो, वो काफी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अंतिम सिरे इसके कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि देखो ये पहला, ये जो है एक कोशिकी होती है, मतलब ये एक कोशिका है, उसके बाद दूसरी कोशिका इस तरीके से इससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ये सेकंड सेल हो गई किसकी, वाहिनिका की। ये फर्स्ट सेल यानी पहली कोशिका और ये दूसरी। अब इनकी ये जो भित्ति यहाँ पर मैच कर रही है ना, ये भित्ति, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये जो मध्य पट्टी होती है इनकी, उसमें क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, मतलब क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखो इतना क्लियर हो गया, हेलो बेटा, समझ में आ गया इतना? यस मैम। ठीक है। तो ये जो बीच की पट्टी होती है इन दोनों की कोशिकाओं के, वो पट्टी के अंदर छिद्र जो पाए जाते हैं, उससे इस तरीके से, यानी यहां से यूं होके जल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक के अंदर नहीं है, पर अगर आप उठा के देखते हो, पुराने जो पेपर्स अगर आप देखते हो, तो उसके अंदर आपको क्या किया जाता है, वाहिनिकाओं के प्रकार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, वाहिनिकाओं के प्रकार। तो देखो वाहिनिकाओं के प्रकार कौन कौन से और किस आधार पर बने हैं बेटा, वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो वाहिनिकाएं होती हैं, उनके ऊपर लिग्निन का क्या होता है, जमाव होता है। किसका जमाव होता है, लिग्निन का जमाव। अब लिग्निन का जो जमाव होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, जैसे कि इस तरीके से देखो, मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। पहला आता है वलयाकार, फिर आता है सर्पिलाकार, सोपान रथ, फिर आता है नेक्स्ट जालिका युक्त, और फिर आता है गर्ती। ये इसके प्रकार होते हैं। वाहिनिकाओं के कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 और
5। पहला प्रकार वलयाकार, दूसरा सर्पिलाकार, तीसरा सोपानवत, चौथा जालिका युक्त और पांचवा गर्ती। अब क्या है वलयाकार में, देखो जो लिग्निन है वो वलय के रूप में, जैसे हमारी अंगूठी होती है, रिंग होती है ना, अंगुली में कैसे पहनते हैं हम, इस तरीके से, तो जो रिंग होती है उसकी तरह लिग्निन इसके चारों ओर ऐसे जमा होता है, ठीक है, वलय के रूप में लिग्निन का क्या होता है, जमाव होता है, इसीलिए इस वाहिनिका को क्या बोलेंगे, वलयाकार। उसके बाद सर्पिलाकार, सर्पिलाकार में देखते हो आप सांप कैसे लपेटता है, यूं यूं यूं, है ना, किसी चीज पे, तो इसके अंदर जो लिग्निन का जमाव है वो इस तरीके, जैसे सांप लिपटा हुआ होता है ना, ऐसे उस तरीके से होता है। फिर सोपान व्रत, सोपान व्रत में क्या होता है, जो लिग्निन है वो स्केल्स के रूप में, स्केल्स के अंदर आपने अगर कभी मछली का शरीर पे देखा हो तो छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं ना, तो स्केल्स के रूप में क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है। इसमें सर्पिलाकार हो गया, सोपान व्रत में स्कील की तरह, और जालिका व्रत के अंदर जो जमाव होता है वो जाली के समान संरचना बनती है, इस तरीके से पूरा जाल बन जाता है, लिग्निन क्या कर देता है, जाल बना लिग्निन का देता है। जमाव सबको होता है क्या? हाँ, लिग्निन का जमाव लिग्निन का बेटा, जमाव सब पे होता है? हाँ, वाहिनिकाओं पर, ठीक है। और उसके बाद जो गर्ती होती है उसमें यस मैम। गर्त के चारों ओर जो होता है वो क्या, गर्त को छोड़कर पूरी सेल के ऊपर लिग्निन का क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाहिनिकाएं जो हैं उसके ऊपर क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है, और लिग्निन के जमाव के आधार पर ही ये डिवाइडेशन किया गया है कि किस पैटर्न पे लिग्निन जमा हुआ है। तो ये जो वलय बने हैं ये लिग्निन के ही बने हैं, तो वलय के रूप में, यानी जो अंगुली में हमारी रिंग होती है उस तरीके से जो वाहिकाओं के चारों तरफ लिपटे होते हैं, जैसे सांप अगर लिपटता है वैसे अगर लिग्निन जमा हो तो उसको हम बोलेंगे सर्पिलाकार, ठीक है। फिर सोपान व्रत में जो मछली के ऊपर स्केल्स लगे होते हैं यस मछली मैम। के शरीर पे, उस तरीके से होता है। तो ये जो प्रकार बने हैं ना वाहिनिकाओं के, ये लिग्निन जमा किस तरीके उसी आधार पर बने, समझ में आ गया। यस अभी मैम, किसी आ का गया। क्वेश्चन था, अभी इसका क्वेश्चन था बेटा, ये जो प्रकार सब पे नहीं, ये बने ही प्रकार इसी आधार पर है कि लिग्निन जमा किस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है लिग्निन तो सब पे होगा ही होगा, समझ में आ गया आई थिंक, ठीक। तो ये हो यस गया। मैम, आ अब गया। वाहिनिकाओं के अगर काम देखते हो तो दो ही कार्य है, एक तो यांत्रिक सहारा देना यानी मजबूती प्रदान करना, ठीक है, और दूसरा काम है पानी का क्या करना, संवहन करना। ये दो काम वाहिनिकाओं के होते हैं, समझ में आया। अभी अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ वाहिनिकाओं का तो आपको समझ में आएगा, रुको, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पे, मैम स्क्रीन हेलो, हाँ मैम दिख रही। हाँ तो बेटा ये जो मैं दिख एरो रहा है मेरा, मैम। हाँ मेरा जो एरो चल रहा है ना, देखो ट्रैकिट्स लिखा हुआ है, TRACHEIDS, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो किसकी है, यस ट्रैकिट्स की स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई। अब ये जो गोल गोल जो कर्सर में दिखा रही हूँ, एरो दिखा रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारी नेक्स्ट कोशिका है जाइलम की, जिसे हम वेसल्स या बोलते हैं वाहिका। तो वाहिका की अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसी दिख रही है बेटा तुम्हें, पाइप के जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ मैम। मैम दिख है ना। तो रही। ये यस मैम। पाइप जैसी स्ट्रक्चर जिससे एरो है ये हमारी क्या है, वाहिका है। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं इस वाहिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, टकराए, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा, एक मिनट,
हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ मैम रही है। आवाज तो आ रही है पर अटक रहा है। हाँ, ये अटक रहा है बेटा। ये कंप्यूटर ही हैंग हो गया है, स्क्रीन निकल ही नहीं रही है इसकी बाहर। हैंग हो गया। आई थिंक क्लास डिसमिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये हैंग हो गया है पीसी। ऐसा करो बेटा, एंड कर दो मीटिंग क्योंकि ये हैंग हो गया, अब नहीं हो पाएगी कंटिन्यू। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, एंड कर दो, ये नहीं हो रहा है, हैंग हो ओके। गया कंप्यूटर में। किसी को दिखाती हूँ एक बार।